हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टेक हैशटैग हाई स्कूल। स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्या का सवालों को देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है कि जो संख्याएं P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या हो, Q डज नॉट जीरो, यानी जहां Q का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जीरो ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, नीचे जीरो कर दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 2 है, 3 है, 4 है, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 ऑलरेडी छुपा रहता है। परिमेय संख्या के जानने के बाद अब हम जानेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, यानी सह अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। क्या सह अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे फैक्टर, ऐसी संख्याएं जिनका हम फैक्टर निकाल सकें, यानी सहअभाज्य गुणनखंड, यानी जो स्वयं से कटती हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लें 2 और 3। 2 और 3 में क्या है, 2 और 3 में क्या है कि इसमें से हम कोई एक्स्ट्रा कॉमन नहीं ले सकते। ये क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। क्या है ये, सहअभाज्य संख्या है। ये सहअभाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या कॉमन रखते हैं, ओनली वन ले सकते हैं। अगर किसी संख्या में या तो वो 1 से कटेगा या तो वो खुद की संख्या से कटेगा, तो वो होता है को प्राइम फैक्टर, या उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो होती हैं उन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्या क्या होती है। चलते हैं प्रश्नावली 1 के पहले प्रथम सवाल को देखते हैं। क्या दिया है, जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों सिद्ध करना है तो हम पहले ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या यह परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, परिमेय संख्या है। अगर नहीं होगा तो वो अपरिमेय संख्या है। तो लेट्स स्टार्ट। मान लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो क्या होगा, √5 इक्वल टू हो जाएगा आपका P अपॉन Q। होगा कि नहीं, हमने पढ़ लिया है परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसके बराबर होगा कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो इसमें P Q, ये जहां है P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जो क्या है, जहां Q डज नॉट जीरो है। और क्या है, P Q एक सहअभाज्य, आ गया ना, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं।
आगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों को का वर्ग करने पर वर्ग कर लेते हैं। √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। जब ये √1 गुणे √1 होता है तो 1 होता है, √2 गुणे √2 होता है तो 2 होता है, उसी प्रकार √3 गुणे √3 होता है तो 3 होता है। समझना क्या है कि जब हम रूट से गुणा करते हैं तो वो पूर्ण संख्या में बदल जाता है। ओके, तो वैसे ही √5 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा आपका 5 बाहर निकलेगा, इधर क्या निकलेगा, T²/Q²। अब क्या करना है, अब Q² को यहां करना है, तो Q² को हमने यहाँ पक्षांतर नियम से कर लिया और उसके बाद 5 को नीचे भेज दिया, यानी बराबर T²/5 यानी 5 हो गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या लिख सकते हैं इसमें, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो P² को विभाजित कर रहा है, ठीक है, P² को विभाजित कर रहा है। अतः ये क्या करेगा, 5 P को भी विभाजित करेगा। इसलिए ऐसा हम लिखते जाएंगे, इसलिए क्या होगा, इसलिए 5 P का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। तो दोस्तों ये पॉइंट हम नोट करते हैं, पॉइंट नोटेड फर्स्ट, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये 5P का एक गुणनखंड है। तो दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया है, सबसे आसान है, वर्ग किए हैं और वर्ग किए हैं तो 5 बाहर निकला है, यहाँ से P²/Q बाहर निकला है, Q इक्वल टू हुआ है बराबर P²/5 यहाँ नीचे कर दिए हैं और Q को यहाँ कर दिए हैं। अब इसमें हम निष्कर्ष निकालना है कि क्या देखेंगे, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि 5 P² को विभाजित कर रहा है, अतः 5 P का भी विभाजित करेगा, इसलिए 5P का एक गुणनखंड है। पॉइंट नोटेड। आगे देखेंगे क्या होगा, जगह का में मिटा देते हैं। अब ये पॉइंट नोट हो गया। Q क्या था दोस्तों, पिछले में Q² बराबर P²/5 था। ऐसे में हम निष्कर्ष निकाल चुके थे कि 5 एक गुणनखंड है P का, यहां तक हम निकाल चुके थे। अब क्या होगा, इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे कि P बराबर 5C, ये लेट किए हैं, मान लिए हैं कि P बराबर 5C मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब ये समीकरण का मान हम 1 में रख रहे हैं, चलिए रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, P का मान ही रखना है तो P का मान क्या रखेंगे, 5C का होल स्क्वायर होगा, अपान में 5 है
और क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 5 जा 25 हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 5 से कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर बचेगा आपका 5c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 5 जो है वो क्यू के नीचे पक्षांतर करके देखते हैं क्या होता है। तो क्यू स्क्वायर के नीचे जब 5 पक्षांतर करेंगे तो देखेंगे सी स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है। क्या निष्कर्ष निकालना है, इसे हम समीकरण 2 रख देते हैं। समीकरण 2 में क्या है, हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 में 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः क्या होगा बताइए, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले में किया था कि जो संख्या आया था 5 जो था वो पी स्क्वायर को विभाजित करता था। अच्छा, अब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो लाजमी है कि पी को भी विभाजित करेगा, वो एक फैक्टर पी का भी होगा। उसी प्रकार क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये क्यू का भी एक 5 एक फैक्टर है। तो देखेंगे कि उसी प्रकार रहा है, अतः 5 जो है क्यू का एक विभाजित करेगा, अतः 5 क्या है, क्यू का एक फैक्टर है, बोले तो गुणनखंड है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करते हैं, पॉइंट नोटेड। तो क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या पता चला कि इन दोनों के गुणनखंड हैं, यानी दोनों के एक एक गुणनखंड है 5 5। जबकि परिमेय संख्या में और सहअभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर हमने माना था, तो बताया था कि इसमें केवल एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक भी है और 5 भी है। अतः यह तो परिमेय संख्या ये सहअभाज्य का नियम का पालन नहीं कर रहा है। अतः क्या है, यह सहअभाज्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में दोनों समीकरण में फैक्टर प्राप्त हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। ठीक है दोस्तों, जो कि ये फैक्टर हमें नहीं प्राप्त होने चाहिए थे। अतः यह क्या है कि यह क्या है, एक को प्राइम फैक्टर नहीं है, को प्राइम संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना था। अतः त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण
के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या सीखा कि Q²/P²/5 एक समीकरण में और दूसरे समीकरण से प्राप्त हुआ कि इन दोनों के गुणनखंड निकलना है, लेकिन गुणनखंड को प्राइम फैक्टर के एक ही होते हैं। सभाज्य संख्या जो होती है उसके एक ही फैक्टर निकलते हैं, 1 होता है या तो अपने आप से कटता है, लेकिन इसमें 5 निकल गए हैं। अतः ये नियम का पालन नहीं कर रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसका कारण क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं पालन कर रहा है? तो ये इसलिए पालन नहीं कर रहा है क्योंकि हमने पहले ही एक त्रुटिवश कल्पना कर ली है कि √5 अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की हमने कल्पना की है, परंतु वो क्या था, अपरिमेय संख्या था। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आप जैसे ये सवाल लगाए हैं उसी प्रकार से नीचे के सारे प्रश्न आधारित हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन है, बाकी सब वही नियम जैसे है वैसे सिद्ध करना है। लेट करते हैं, मान लेते हैं कि क्या है, 3 + 2 √5 एक क्या मान लें, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे पिछले में माना था परिमेय संख्या, वैसे इसमें भी मान ले रहा है। यह है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें सिद्ध करना है, तो इसलिए हम परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करेंगे। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो लाजमी है कि वो अपरिमेय संख्या होगी। कैसे करेंगे, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। तो क्या होता है, तो 3 + 2 √5 ये P/Q के बराबर होगा। अब P/Q के बराबर होगा, तो जहां PQ एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, एक पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और क्या है, और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जहां Q डज नॉट 0 है, ये भी लिख सकते हैं। और PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमें इससे पता चलता है। अच्छा दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि सह अभाज्य संख्याएं हम क्यों लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ P को 3P मान लें और ये 3Q मान लें, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कॉमन 3 होगा, तो यहाँ कट जाएगा। तो इसलिए हम एक सह अभाज्य संख्या मान रहे हैं, ताकि आगे हमें काटना ना पड़े। ठीक, तो ऐसा हमने मान लिया। अब क्या करेंगे कि P/Q इस साइड कर लेंगे और 3 को उधर भेज देंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 2 √5 बराबर P/Q है, और उधर भेजेंगे 3 को, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √5 को यहाँ रोकेंगे और P/Q के नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2Q हो जाएगा, और 3 के नीचे जब गुणा करेंगे, इसके भी नीचे तो 1 है, तो गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 ऐसा प्राप्त होगा। अब हम क्या देखेंगे कि इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है,
समीकरण वन में p अपान 2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है कि नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ p/q के रूप में भी है, ठीक है, और समीकरण 1 हमने मान लिया है, तो ये परिमेय संख्या है। परंतु लेकिन क्या है? लेकिन √5 चलिए ऐसे लिखते हैं, परिमेय संख्या है जो √5 के बराबर है। अतः √5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों दोस्तों? होगा कि नहीं? अगर समीकरण p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या ऐसा ये सिद्ध कहता है तो इसके बराबर है √5, तो √5 को भी होना चाहिए ना, √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या है? लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो यह त्रुटि एक कल्पना करने पर हुआ है, जो कि गलत था। ये गलत कल्पना था, जिसका नतीजा हमें प्राप्त हुआ है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि √5 एक परिमेय संख्या हो, क्योंकि हमने सिद्ध कर लिया है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये भी है, तो ये भी है, ठीक है। अतः और ये विधि विरोधाभास विधि कहते हैं, जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। अतः विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम सिद्ध कर चुके हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर लिया, क्योंकि हम उसी कंडीशन से परिमेय संख्या मानकर चले हैं, तो देखे हैं कि लास्ट में √5 आ जा रहा है, और √5 इक्वल है p/2q माइनस 3/2 के, चूंकि √5 हमने पहले ही अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया है, ठीक। तो इसलिए यह √5 पर अपरिमेय संख्या, इसलिए यह भी संख्या अपरिमेय हुआ, अतः 3 + 2 5 अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन हम अपरिमेय संख्या क्यों माने हैं? क्योंकि यह त्रुटि एक कल्पना करने से हुआ है, जो कि गलत है। अतः विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का पहला सेक्शन दिया है, क्वेश्चन है कि 1/√2, तो उसी प्रकार हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। मान लिया हमने कि
1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या होगा, अब परिमेय संख्या का नियम होगा, तो क्या होगा, परिमेय संख्या का नियम क्या कहता है कि परिमेय संख्या वो होता है जो P/Q के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें दो निष्कर्ष से प्राप्त हुए हैं, अब हम सॉल्व कर दें इसे। क्या करेंगे, Q यहां क्या करेंगे कि इसको Q को ऊपर भेजते हैं और P को नीचे भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, या एक बार P/Q इधर लिख लेते हैं और 1/√2 इधर लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि √2 को P में गुणा करना है, तो √2 और P को नीचे भेज देना 1 के, और Q को यहां वापस कर देना है। ठीक है, क्या होगा, Q 1 में गुणा होगा तो Q यहां आ जाएगा, और P √2 के जगह आ गया है तो P यहां चला गया है। ठीक, तो Q/P हो गया और √5 हो गया। ठीक, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 1 में Q/P एक परिमेय संख्या है, अतः क्या होगा बताइए, अतः √2 इसके बराबर है। इसलिए √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए कि √2 क्या परिमेय संख्या है? हमने पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। रूट में जितने भी मान होते हैं एक्चुअली वह एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम सिद्ध भी कर चुके हैं, और ये उदाहरण में करके दिया भी गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या करेंगे इसमें तब, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हुआ, अतः Q/P एक परिमेय संख्या नहीं है। निष्कर्ष तो यही निकला। निकला ना निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है, अतः Q/P एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इस यानी समीकरण 1 की बात हो रही है, हाँ, इस त्रुटिपूर्ण कल्पना
त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हमने क्या किया, हमने कल्पना कर लिया था, माना है कि परिमेय संख्या है, तो ये पूर्ण कल्पना के कारण माना था, जो कि गलत है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, अतः विरोधाभास है कि √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लिखना है। पहले क्या करना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, आप समझ सकते हैं अच्छे से, हमने P/Q मान लिया है परिमेय संख्या के नियम से, और इसके बराबर ये कर दिया है पक्षांतर नियम से, हमने P/Q यानी Q/P के रूप में बदला है। √5 को क्या है, √5 को हम देख रहे हैं, अगर Q/P को एक परिमेय संख्या हमने मान रहा है तो इसके बराबर √2 है। √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने √5 में देख लिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, जिससे सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा त्रुटि क्यों प्राप्त हुआ है, तो ऐसा त्रुटि हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की थी, जो कि सही नहीं थी। इसलिए हमने कल्पना की थी कि हम दिखा सके कि यह एक परिमेय संख्या है, गलत था, इसीलिए आया है आंसर अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से दूसरे सवाल के दूसरे सेक्शन को देखिए। दूसरा सेक्शन दिया है कि 7√5 है, तो 7√5 में वैसे ही करेंगे, आप जल्दी जल्दी अपने कॉपी में करिए। क्या करेंगे, माना, सबसे पहले मानेंगे, लेट कर दीजिए, क्या माना कि 5√3, प्रश्न यही है ना, 7√5 है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है तो क्या हो सकता है, 7/5। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो बराबर होती हैं P/Q के। ठीक है दोस्तों, और P और Q क्या होना चाहिए, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां क्या है, Q डज नॉट 0, नियम के अनुसार लिखेंगे। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि P और Q एक सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसका प्राइम फैक्टर यानी को प्राइम फैक्टर जो है 1 होता है, और वह संख्याएं खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं, तो एक सअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, संख्या है। ये दोनों निष्कर्ष इसलिए हम लेके चल रहे हैं क्योंकि इन दोनों से ही हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करेंगे कि √5 को ज्यों तो वही लिखने रहेंगे, और P/Q 7 से गुणा कर देंगे तो 7Q हो जाएगा। हो गया ना आसान। अतः P, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, क्योंकि हमने तो मान लिया है। और परिमेय संख्या अगर मानते हैं तो इसके बराबर इस संख्या है, इसके बराबर √5 भी है। अतः यह भी यानी √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु
वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है कि नहीं? सिद्ध कर लिया हमने कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहले ही सिद्ध कर लिया है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है इतना लिख देंगे, परंतु वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे? इसलिए यह कल्पना गलत है। ठीक। अब समीकरण 1 में यह त्रुटि इसलिए आई है, क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि हमने एकमात्र गलत कल्पना की थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी अपनी भाषा में लिखेंगे, किताब में जो दिया है उससे थोड़ा सा जो अपने मन से आ रहा है उसको लिखेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा और ज्यादा क्वेश्चन रिमार्क करेंगे आपके। ठीक, जो किताबों की भाषा है उससे आपको लगेगा जैसे कि आपने रट्टा मारा है या समझा नहीं है, लेकिन जो अपने मन से लिखेंगे वो इस प्रकार भाषाएं मैच करेंगी। जैसे हमने लिखा है कि अतः P7Q एक परिमेय संख्या है, इसके अनुसार इसके 5 √5 भी, अतः यह भी √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु वास्तव में √5 एक अपरिमेय है, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर चुका है। इसलिए यह कल्पना गलत है। समीकरण 1 में यह त्रुटि इसलिए आई क्योंकि हमने एकमात्र गलत कल्पना की थी। ठीक, अतः विरोधाभास 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में ये हमने ब्लैक बोर्ड कम पड़ जाएगा क्योंकि अभी दूसरा पेज स्टार्ट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, इसलिए हमने यही लिख दिया है। आप अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप नीचे लिख सकते हैं जिससे आपका पेज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 लाइनें आप अपने पास से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसमें √5 भी आता या परिमेय संख्या है और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। वास्तव में हमने लिखा है ना, तो आप देख सकते हैं कि यह पहले सिद्ध किया जा चुका है या पहले सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, उसमें दिखा सकते हैं बड़ा से बड़ा करने के लिए। यहाँ एक मिस्टेक है कि एक परिमेय संख्या है 5 भी एक है, यहाँ अतः कर लीजिए, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कल्पना गलत है। समीकरण 1 में यह त्रुटि इसलिए आई क्योंकि हमने मात्र कल्पना की थी। विरोधाभास 7 √5 एक परिमेय संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया है कि 6 + √2 दिया है। क्या करेंगे? पिछले सवालों को जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे। 6 + √2, तो माना, क्या माना? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो आप बताइए परिमेय संख्या होता क्या है? तो परिमेय संख्या क्या होता है कि 6 + √2 अगर परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप में होगा, जहां P तथा Q
एक पूर्णांक संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। और क्या होगा, जहां q डज नॉट 0 होगा और p q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ऐसा निष्कर्ष इससे निकला है। अब इसे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, कुछ करना नहीं है इसमें। 6 को उधर 75 कर लेना है। क्या करना है, 6 को 75 कर लेना है। √2 आ जाएगा, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पहले हमने सिद्ध कर लिया है, क्योंकि रूट में जितनी भी मान होते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो तब उसी प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो √2 बराबर p/q -6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 हो जाएगा। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में p/q -6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 इसके बराबर है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। ठीक है दोस्तों, ये लाइनें आप लिखेंगे। अतः लास्ट लाइन क्या रहेगी आपकी, विरोधाभास, क्योंकि ये विरोधाभास नियम से हम सॉल्व कर रहे हैं। विरोधाभास है कि 6 + √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.3 के सवालों को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको जहां ना समझ आए वहां कमेंट बॉक्स में एक लाइन के रूप में लिख देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।